काश तुम बेवफा न होते। एपिसोड 5। दोस्तों, इस कहानी को पूरी गहराई से समझने के लिए कहानी के पिछले एपिसोड जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहां से भी जाकर इस कहानी की पूरी सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। धारा ने आगे बढ़ते हुए कहा, गौतम को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। वो बेचारा अकेले अपनी बेटी को पाल रहा है, पर अनाया को देखकर मेरा मन भी बहुत कुछ सोचने लगा है। मैडम, आपका किसी के बारे में सोचना मेरा दिल तोड़ रहा है। राज दिल पर हाथ रखते हुए बोला। ओफो राज, धारा ने बच्चों सा मुंह बनाया। राज उसके बगल में था। धारा ने अपना सर राज के सीने पर रखा। राज, क्या हम भी, मेरा मतलब है, शादी को 1 साल हो गया है, क्या अब हमें भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए? मुझे भी अपनी गोद में एक नन्ही सी जान चाहिए, बिल्कुल अनाया की तरह। धारा की इस बात ने राज के भीतर के द्वंद्व को झकझोर दिया। एक तरफ वह मल्लिका के दलदल में फंसा था और दूसरी तरफ धारा उसके साथ एक सुंदर भविष्य और बच्चों के सपने देख रही थी। धारा का निश्चल प्रेम राज को अपनी गलती पर शर्मिंदा कर रहा था, लेकिन उसने माहौल को भारी नहीं होने दिया। राज ने एक शरारती मुस्कान अपने चेहरे पर ओढ़ी और धारा के करीब सरकते हुए बोला, अच्छा, तो हमारी धारा को अब खिलौनों से नहीं बल्कि असली बच्चों से खेलना है। धारा शर्माकर उसके सीने में छिप गई। राज, मैं सीरियस हूँ। राज ने उसके बालों को सहलाते हुए शरारत भरे लहजे में कहा, मैं भी बहुत सीरियस हूँ, पर तुम्हें पता है ना, बच्चा होने के बाद मुझे तुम्हारा अटेंशन कम मिलेगा। फिर तुम सारा दिन राज राज करने के बजाय उस नन्हे मेहमान के पीछे भागोगी। मैं तो अभी से जेलस महसूस कर रहा हूँ। धारा ने उसे हल्के से चिढ़ाते हुए कहा, आप कभी नहीं सुधरेंगे। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और आप मजाक कर रहे हैं। राज ने अचानक धारा को अपनी बाहों में ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम्हारी ख्वाहिश यही है तो फिर मुझे आज से ही बहुत मेहनत करनी होगी। आखिर बाप बनना कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। राज की इस सीधी और शरारती बात को सुनकर धारा का चेहरा लाल हो गया। उसने अपना मुंह तकिए में छुपा लिया। जाओ, मैं बात नहीं करती। अरे, क्या गलत कहा मैंने? राज, धारा खींचकर बोली। राज जोर से हंसा और उसे और भी करीब खींच लिया। उसके जुल्फों में सर छुपाता वो सारी टेंशन भूलना चाहता था। उस पल के लिए राज के दिमाग से मल्लिका, गौतम और सारे धोखे गायब हो गए थे। वह बस अपनी पत्नी और उसके उन मासूम सपनों में खो जाना चाहता था। अगली सुबह की शुरुआत बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी हर रोज होती थी। धारा ने प्यार से राज को विदा किया और अपने ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग के काम में व्यस्त हो गई। सूरज की गुनगुनी धूप आंगन में फैल रही थी और पूरी कॉलोनी में एक अजीब सा सुकून था। यह छोटे छोटे बंगलों की एक शांत और सुंदर सोसाइटी थी, जहां लोग एक दूसरे की निजता का सम्मान करते थे। अचानक इस शांति को चीरती हुई बाहर से चिल्लाने और बहस करने की आवाजें आने लगीं। धारा का ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन से हट गया। उसने खिड़की से बाहर झांका तो बगल वाले बंगले के पास काफी हलचल दिखी। वह बंगला पिछले कई महीनों से खाली पड़ा था, लेकिन आज वहां एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था और सामान उतारा जा रहा था। जिज्ञासावश धारा अपना काम छोड़कर बाहर गेट तक आई। उसने देखा कि उसके ठीक बगल वाले बंगले में कोई नया परिवार रहने आया है। वहां एक बुजुर्ग महिला, जिनकी उम्र लगभग 60 साल रही होगी, सफेद सूती साड़ी पहने हाथ नचा नचाकर एक आदमी से लड़ रही थीं। वह आदमी शायद ट्रक का ड्राइवर या सामान ढोने वाला मजदूर था। अरे, तमीज नहीं है क्या तुम्हें? यह सागवान की अलमारी है, कोई कबाड़ नहीं। अगर इस पर एक खरोंच भी आई ना तो तुम्हारी पूरी महीने की पगार काट लूंगी। उन बुजुर्ग महिला की कड़क आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। वह आदमी बेचारा पसीने पसीने होकर सफाई दे रहा था। अरे माँ जी, गली संकरी है, मोड़ते वक्त थोड़ा सा लग गया होगा। थोड़ा सा? तूने मेरी यादों को खुरच दिया है और कहता है थोड़ा सा? हटा इसे, मैं खुद देखूंगी। महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। धारा चुपचाप यह सब देख रही थी। उन महिला के चेहरे पर झुर्रियां तो थीं, लेकिन आंखों में एक गजब का तेज था। उनका व्यक्तित्व काफी रौबीला लग रहा था, जैसे वह किसी ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती हों। तभी धारा ने देखा कि उन महिला के साथ एक छोटा सा कुत्ता भी था, जो जोर जोर से भौंक रहा था, जिससे माहौल और भी शोर शराबे वाला हो गया था। धारा को लगा कि शायद उसे मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वह तेजी से चलकर पड़ोस के गेट तक पहुंची। नमस्ते आंटी जी, धारा ने बहुत ही मधुरता से उन्हें संबोधित किया। बुजुर्ग महिला ने रुककर धारा को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी पैनी नजरें धारा की नीली आंखों पर जाकर ठहर गईं। नमस्ते, तुम कौन हो और यहाँ क्या देख रही हो? उन्होंने रूखेपन से नहीं बल्कि एक अधिकारपूर्ण लहजे में पूछा। जी, मैं धारा, इसी बगल वाले बंगले में रहती हूँ।
मैंने शोर सुना तो लगा शायद आपको किसी मदद की जरूरत है, धारा ने मुस्कुराते हुए कहा। महिला ने अपनी चढ़ी हुई भवें थोड़ी ढीली की। मदद? मदद तो सिर्फ भगवान कर सकता है इस दुनिया में। देखो इन लोगों को, सामान ऐसे ला रहे हैं जैसे पत्थर ढो रहे हों। धारा ने हाथ बटाने की कोशिश की। आंटी आप परेशान मत होइए, मैं अपने घर के हेल्पर को भेज देती हूँ, वह सामान अंदर रखवाने में मदद कर देगा। आप धूप में क्यों खड़ी हैं? अंदर जाकर बैठिए। महिला ने एक गहरी सांस ली और अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, मेरा नाम सुलोचना देवी है और यह मेरे बेटे का घर है जो अब तक आया नहीं, वरना इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुंह भी खोलते। तभी एक बॉक्स में से फूलदान गिरा। अरे ओ ड्राइवर, इस फूलदान को कांच की तरह पकड़, पत्थर की तरह नहीं। सुलोचना देवी फिर से गरज उठी। उन्होंने अपने गले में पड़ी सोने की मोटी चेन को ठीक किया और पसीने पोंछते हुए धारा की ओर देखा। आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ सब बहुत अच्छे लोग रहते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सुलोचना जी ने अपनी पारखी नजरों से धारा को देखा। नीली आंखें, समंदर जैसी। सुना है ऐसी आंखों वाले लोग या तो बहुत गहरे होते हैं या बहुत वफादार। तुम क्या हो? धारा इस अचानक हुए सवाल पर थोड़ा झेंप गई और बस मुस्कुरा दी। मैं तो बस आपकी पड़ोसी हूँ आंटी। आइए, सामान अंदर रखने में मैं आपकी मदद करती हूँ। सामान अंदर रखवाते वक्त सुलोचना देवी अपनी हर एक चीज की कहानी सुनाने लगी। वह सागवान की अलमारी उनके दहेज की थी और वह पीतल का बड़ा सा दिया उनकी सास ने उन्हें दिया था। धारा बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। उसे सुलोचना जी के सख्त स्वभाव के पीछे एक ममतामयी माँ नजर आ रही थी। मेरा एक बेटा और बहू तो विदेश में बस गए, सुलोचना जी ने एक भारी बक्से पर बैठते हुए कहा। पर मेरा दूसरा बेटा, उसे अपनी मिट्टी से बहुत प्यार है। उसी ने जिद की कि मेरे साथ यहाँ शहर में रहिए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। तभी गेट पर एक चमचमाती काली कार आकर रुकी। सुलोचना जी के चेहरे की चमक बढ़ गई। लो, मेरा शेर आ गया। कार का दरवाजा खुला और वही शख्स बाहर निकला जिसे धारा ने कल रात पार्टी में देखा था, गौतम सूर्यवंशी। गौतम ने जैसे ही आंगन में कदम रखा, उसकी नजरें पहले अपनी मां पर और फिर पास खड़ी धारा पर पड़ी। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। धारा, तुम यहाँ? गौतम ने आश्चर्य से पूछा। सुलोचना देवी उठ खड़ी हुई। अरे, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? गौतम ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ, यह धारा है, कॉलेज में मेरी जूनियर थी, 8 साल के लिए ही सही, एक अच्छी दोस्त थी। और राजवर्धन राणा, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, यह उनकी पत्नी है। सुलोचना देवी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ धारा को देखा। अच्छा, तो दुनिया वाकई बहुत छोटी है। गौतम, देख तेरी दोस्त ने मेरा कितना साथ दिया आज। धारा को अब समझ आया कि गौतम सूर्यवंशी अब उसका पड़ोसी बन चुका है। एक तरफ राज और मल्लिका का बढ़ता हुआ तनाव था और दूसरी तरफ गौतम और उसकी माँ का उसके जीवन में प्रवेश। आंटी, अब मैं चलती हूँ, राज के आने का वक्त हो रहा है। धारा ने गौतम की तरफ एक औपचारिक मुस्कान दी और अपने घर की ओर बढ़ गई। गौतम उसे जाते हुए देखता रहा। उसे खुशी थी कि वह अब धारा के करीब रहेगा, लेकिन उसके मन में राजवर्धन को लेकर एक गहरी चिंता भी थी। उसे कल की पार्टी में राजवर्धन और मल्लिका की केमिस्ट्री देखकर कुछ सही नहीं लगा था। उधर अपने घर की दहलीज पार करते ही धारा को मल्लिका का ख्याल आया। मल्लिका भी इसी मोहल्ले में रहती थी। अब जब गौतम यहाँ आ गया था तो इस छोटे से मोहल्ले में रिश्तों का कौन सा नया खेल शुरू होने वाला था, यह कोई नहीं जानता था। राजवर्धन जब शाम को घर लौटा तो उसने देखा कि धारा रसोई में कुछ ज्यादा ही व्यस्त है। धारा उसके आते ही उसके पास दौड़ जाया करती थी, मगर आज वह किचन में व्यस्त थी। राज ने रसोई में झांका। वह बड़े बड़े टिफिन डिब्बों में गर्मा गर्म खाना पैक कर रही थी। राज ने अपनी जैकेट उतारते हुए पूछा, क्या बात है धारा, आज इतना सारा खाना किसके लिए बन रहा है? कोई मेहमान आने वाला है क्या? धारा ने ढक्कन बंद करते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे राज, आपको पता है हमारे बगल वाले बंगले में नए पड़ोसी आए हैं। वो सुलोचना देवी जी हैं, गौतम की माँ। बेचारे आज ही शिफ्ट हुए हैं। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। ऐसे में वो खाना कहाँ बनाएंगे, इसलिए मैंने सोचा उनके लिए भी खाना बना लूं। राज का चेहरा गौतम का नाम सुनते ही थोड़ा उतर गया। पार्टी के बाद से ही उसे गौतम की मौजूदगी खटकने लगी थी। गौतम की माँ? तो गौतम भी वहीं शिफ्ट हुआ है? राज ने थोड़े रूखे स्वर में पूछा। हाँ राज, वो दोनों अब हमारे पड़ोसी हैं। मैं बस ये खाना देकर अभी आती हूँ, धारा ने टिफिन उठाते हुए कहा। राज ने उसका हाथ पकड़ लिया और थोड़ा अधिकार जताते हुए बोला, धारा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाता।
पूरे दिन की थकान के बाद मैं बस तुम्हारे साथ बैठकर सुकून से खाना चाहता हूँ। तुम ये टिफिन किसी हेल्पर के हाथ भिजवा दो ना। धारा ने राज की आंखों में देखा और प्यार से उसका गाल थपथपाया। राज, बस 5 मिनट। वो बड़े हैं और हमारे पड़ोसी हैं। पहली बार किसी के हाथ खाना भेजना अच्छा नहीं लगेगा। आप हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठिए, मैं बस देकर दौड़कर आई। राज ने अनमने मन से हाथ छोड़ दिया। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। धारा टिफिन लेकर बगल वाले बंगले में पहुंची। दरवाजा खुला था। अंदर सुलोचना देवी एक सोफे पर बैठी निर्देश दे रही थीं और गौतम कुछ किताबें तरतीब से रख रहा था। नमस्ते सुलोचना आंटी, धारा ने अंदर कदम रखते हुए कहा। सुलोचना जी का चेहरा खिल उठा। अरे धारा, तुम इस वक्त? आंटी, आप लोग आज ही आए हैं, घर सेट करने में थक गए होंगे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए रात का खाना ले आई हूँ, धारा ने डाइनिंग टेबल पर टिफिन रखते हुए कहा। गौतम आगे आया। उसके चेहरे पर एक गहरी कृतज्ञता थी। धारा, इसकी क्या जरूरत थी, हम बाहर से कुछ मंगा लेते। बाहर का खाना और घर के खाने में बहुत फर्क होता है गौतम, और पड़ोसी किस काम के? धारा ने सहजता से जवाब दिया। सुलोचना देवी ने धारा का हाथ थाम लिया। बड़ी नेक दिल लड़की हो तुम। गौतम ठीक कहता था, तुम्हारी जैसी सहेली मिलना किस्मत की बात है। बैठो ना, थोड़ी चाय पीकर जाओ। नहीं आंटी, फिर कभी। राज घर आ गए हैं और वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो मेरे बिना खाना नहीं खाते। धारा ने मुस्कुराते हुए विदा ली। जब धारा वापस अपने घर पहुंची तो राज डाइनिंग टेबल पर बैठा फोन चला रहा था। उसके चेहरे पर साफ झल्लाहट थी। आ गई तुम? 5 मिनट कहाँ था तुमने? 15 मिनट हो गए, राज ने बिना ऊपर देखे कहा। धारा ने जल्दी से राज की प्लेट में खाना परोसा। सॉरी बाबा, सुलोचना आंटी बात करने लगी थीं। वो बहुत प्यारी हैं राज, आपको भी उनसे मिलना चाहिए। राज खामोशी से खाना खाने लगा। उसे इस बात की खुशी थी कि धारा वापस आ गई, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक डर बैठ गया था। गौतम का उसके घर के इतना करीब होना उसे असुरक्षित महसूस करा रहा था। उसे लग रहा था कि मल्लिका की धमकियां और अब गौतम का पड़ोस में आना, उसका बुना हुआ झूठ का महल अब खतरे में है। उधर बगल वाले घर में सुलोचना देवी खाना खाते हुए गौतम से बोली, खाना बहुत स्वादिष्ट है गौतम, पर एक बात कहूँ, इस लड़की की आंखों में जितनी मासूमियत है उतनी ही सादगी है। राजवर्धन खुशकिस्मत है। गौतम ने चुपचाप निवाला तोड़ा। वह जानता था कि राजवर्धन के जीवन में कुछ तो है जो सही नहीं है। रात का भोजन समाप्त हुआ और पूरे घर में एक मीठा सा सन्नाटा पसर गया। राजलक्ष्मी जी अपने कमरे में विश्राम करने चली गई थीं और संध्या भी अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थीं। धारा ने डाइनिंग टेबल साफ की और जैसे ही वह आखिरी बार किचन की लाइट बंद करने के लिए आगे बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई आया है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, राजवर्धन ने बड़ी कोमलता और अधिकार के साथ उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लिया। राज, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा। धारा ने शर्माते हुए उसके गले में हाथ डाल दिए। राज ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे अपनी बाहों में थामे हुए धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा आकर्षण जो सिर्फ धारा के लिए सुरक्षित था। वह उसे लेकर बेडरूम में आया और लात से दरवाजा बंद करते हुए बोला, अब सारा वक्त मेरा है। धारा, बाहर की दुनिया, पड़ोसी, ऑफिस और मीटिंग्स, सब दरवाजे के उस पार रह गए। यहाँ इस कमरे में सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। उसने धारा को बहुत धीरे से बिस्तर पर लिटाया, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा। राज इस वक्त उन तमाम उलझनों को भूल जाना चाहता था जो बाहर उसका पीछा कर रही थीं। मल्लिका की धमकियां और गौतम का पड़ोस में आना, इन सब ने उसके मन में जो बेचैनी पैदा की थी, वह उसे धारा के करीब आकर शांत करना चाहता था। धारा उसकी आंखों में देख रही थी। उसे राज के हर रूप से बहुत प्यार था। आप आज बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, क्या बात है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। राज उसके करीब आया और उसके माथे की बिंदिया को चूमते हुए भारी आवाज में बोला, शायद इसलिए क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं कोई तुम्हें मुझसे दूर न कर दे। तुम मेरी जान हो धारा, और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। धारा ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता राज, मैं आपकी थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। उस रात की खामोशी में राज और धारा एक दूसरे के और करीब आए। राज को लग रहा था कि वह इस पवित्र प्यार की आड़ में अपने सारे गुनाह छुपा लेगा, जबकि धारा को लग रहा था कि उसका पति दुनिया का सबसे वफादार इंसान है। बाहर चांदनी रात खिड़की से झांक रही थी, बेखबर कि आने वाला कल इस अटूट विश्वास के लिए कितनी बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। अगली सुबह की वो मीठी यादें अभी धारा के मन में ताजी ही थीं, लेकिन राजवर्धन के लिए हकीकत कुछ और ही रुख अख्तियार कर रही थी।
ऑफिस जाने के बहाने निकला राज एक बार फिर उसी दोराहे पर खड़ा था, जहां एक तरफ उसका घर था और दूसरी तरफ मल्लिका का अंतहीन जुनून। मल्लिका ने सुबह ही उसे एक मैसेज भेज दिया था। आज दोपहर 2 बजे, वही होटल। राज के पास कोई रास्ता नहीं था। वह जानता था कि मल्लिका अब धारा का नाम इस्तेमाल करके उसे डरा रही है। शहर के बाहरी इलाके में स्थित उसी आलीशान होटल के कमरे में राज दाखिल हुआ। मल्लिका वहां पहले से ही मौजूद थी। उसने काले रंग का एक सिल्क गाउन पहना था और हाथ में वाइन का गिलास लिए वह बालकनी के पास खड़ी थी। राज के अंदर आते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी। आखिरकार आ ही गए, मल्लिका ने तंज कसते हुए कहा। राज ने अपना कोट सोफे पर फेंका और गुस्से में उसके करीब जाकर बोला, ये सब कब तक चलेगा मल्लिका? तुम अब धारा को भी इसमें घसीट रही हो? मल्लिका ने एक ठंडी हंसी हंसी। वह राज के सीने पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोली, तुम्हें सिर्फ अपनी तबाही की फिक्र है राज। मेरी तबाही का क्या? कल रात जब तुम उस धारा के साथ थे तब मेरा दम घुट रहा था। राज ने उसका हाथ झटक दिया। धारा मेरी बीवी है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकती। वो बेवकूफ है, मल्लिका चिल्लाई। राज, तुम कब तक उसे इस धोखे में रखोगे? कल रात भी तुमने उसे वही प्यार दिया होगा जो तुम मुझे देते हो। मुझे नफरत है इस बात से कि मेरा राज किसी और का भी है। राज थककर सोफे पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। मैं उसे नहीं छोड़ सकता मल्लिका, वो मेरी जान है। और तुम्हें भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरा वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी भुला नहीं पाया। पर इस तरह छुपना अब मुझे मार रहा है। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखना ना भूलें काश तुम बेवफा न होते का अगला भाग। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड 6 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।